जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, आप सभी ठीक से रहें, मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं डॉक्टर साहिल गुजर आपका स्वागत करता हूं संचार की उसी दुनिया में जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, यानी पत्रकारिता व जनसंचार। जिस संदर्भ को हम रेखांकित कर रहे थे उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय साथियों, आज की बेहतरीन क्लास पत्रकारिता व जनसंचार पर ही है, उसी अभिक्रम में है, उसी अनुक्रम में है, उसी फ्रेज एंड फ्रेजोलॉजी में है। प्रिय साथियों, हमारे पास यानी हम भारतवासियों के पास आज भी हिंदी का कीबोर्ड नहीं है। मोबाइल में अलग बात है कि कीबोर्ड आ गया है, लेकिन जो कंप्यूटर है उस पर भी अभी उपलब्ध कीबोर्ड नहीं है। हमारे पास हिंदी का मानक यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड आज भी हमारे पास नहीं है। यही माइक्रोसॉफ्ट व वेब दुनिया इंदौर का एक समूह है जिसे वेब दुनिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हिंदी में पहली बार नेट पत्रकारिता की शुरुआत की। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट पत्रकारिता की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, तो इसका उत्तर होगा इंदौर। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट व वेब दुनिया इंदौर में एक नया फ़ॉन्ट बनाया है, एक नया फ़ॉन्ट बनाया है हिंदी का, जिसका नाम दिया गया है यूनिकोड फ़ॉन्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से और वेब दुनिया जो कि इंदौर में है, जो कि नई दुनिया समूह के नाम से भी जाना जाता है, इंदौर का जो वेब दुनिया के नाम से है, इनका पहले जो ग्रुप था वो नई दुनिया के नाम से था। बाद में जब ये नेट पत्रकारिता की दुनिया में आए तो इन्होंने अपना नाम वेब दुनिया भी रखा। माइक्रोसॉफ्ट व वेब दुनिया दोनों ने मिलकर हिंदी का एक नया फ़ॉन्ट बनाया है और जिसका नाम रखा है यूनिकोड फ़ॉन्ट। यूनिकोड फ़ॉन्ट, ओके। दूसरा और बेहतरीन प्रश्न शिरकत कर रहा है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति होती है। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी की ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। इसे अगर खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। कथन है महात्मा गांधी का। दो चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त शक्ति होती है। एक तो समाचार पत्रों में इसके द्वारपाल होने चाहिए, इसके ऊपर सेंसर बोर्ड को काम करना चाहिए। कोई ऐसी खबर चले कि दो समुदायों में लड़ाई हो जाए, दो समुदायों की लड़ाई सिविल वार में बदल जाए, गृह युद्ध में, और गृह युद्ध के बाद किसी पक्ष के साथ विश्व का कोई दूसरा देश आ जाए तो वर्ल्ड वार तक हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि समाचार पत्र में बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। जब जब दुनिया में प्रलय हुआ है, प्रलय पानी से ही होता है। अगर मनु और श्रद्धा बचे, पहले देव और दानव सभ्यता थी, उसका जो विनाश है, वो प्रलय है, वो भी पानी के द्वारा ही हुआ था। अस्तु समाचार पत्र में बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो जैसे पानी गांव के गांव बहा देता है या बहा देगा, ठीक उसी प्रकार समाचार पत्र भी गांव-गांव में, शहर शहर में कत्ल करवा सकता है। इसलिए इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इन पर सेंसर जरूर होना चाहिए। कथन है महात्मा गांधी का। कई बार छोटे रूप में पूछा जाता है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति होती है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। जबकि नेपोलियन बोनापार्ट कहता है 10 लाख संगीनें भी मुझ में वो खौफ पैदा नहीं करती
जो कि 3 छोटे अखबार कर देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांसीसी सेना नायक। राइट नाउ, राइट सर। ये कथन मिस्टर गांधी का है। ओके ओके सर। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका मोटे तौर पर उत्तर होता है 3 तरह के पत्रकार होते हैं। पत्रकार प्रिय साथियों 3 प्रकार के होते हैं। एक बार ये पूछा गया राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में कि फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है, तब बच्चे उत्तर करके आ रहे थे जो कि पैसा नहीं लेता। ये बिल्कुल गलत और निहायत गलत उत्तर है। बात को समझिए। पत्रकार 3 तरह के या 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह या 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। पहला, जो किसी अखबार का पूर्णकालिक पत्रकार होता है। पूर्णकालिक पत्रकार जिसका वेतनमान, जिसकी ग्रेड निश्चित होती है, जिसको एज ए कर्मचारी सभी लाभ प्राप्य होते हैं, जिसकी अपनी एज लिमिट भी होती है, जो किसी एक अखबार में पूर्णतः पेशेवर तौर पर नौकरी करता है, उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। एक होता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है, कई विशेष पत्रकार होते हैं। अंशकालिक का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि वो थोड़ी देर की नौकरी करता है, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। अंशकालिक पत्रकार एक विशेषीकृत पत्रकार होता है, जिसको स्ट्रिंगर भी बोलते हैं, जो किसी खास मौके पर जाता है और एक विशेष पैकेज उसको दिया जाता है। जैसे कई बार सरकार किसी कार्य को ठेका पद्धति से करवाती है, ठीक उसी प्रकार अंशकालिक पत्रकार एक निश्चित पैकेज का वेतनमान लेकर उनके कार्यों को संपादित करता है। इस पर वहाँ के कर्मचारी होने का लाभ इसको प्राप्त नहीं होता, पर ये अपने हिसाब से पैसा लेता है। इसको हम अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। एक होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर ये स्वतंत्र पत्रकार होता है। फ्रीलांसर का तात्पर्य यह है कि ये दोनों पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और अंशकालिक पत्रकार, किसी एक पत्र से सीधे जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के लिए इन्हें काम करना होता है। जबकि फ्रीलांसर पत्रकार होता है, उसके पास कोई सूचना है, उसके पास वीडियो है, कोई उसके पास चित्र हैं, तस्वीरें हैं, कोई बाइट्स भी हैं, कुछ भी है, उसके पास ऐसा बहुत कुछ है जो किसी भी अखबार को बेचता है। जैसे उसने दैनिक भास्कर में फ़ोन किया कि आज मेरे पास एक बहुत बड़े घोटाले की खबर है और मैं दैनिक भास्कर को एक खबर बेचना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर ने कहा कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। उसने कहा नहीं सर, मेरे पास पूरा पैकेज है, वीडियो है, सरकार तक हिल जाएगी मेरी इस खबर से। वो बार्गेनिंग करता है। फिर वो राजस्थान पत्रिका में फ़ोन करता है, राजस्थान पत्रिका कहता है मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, उसको भी नहीं देता है। फिर वो अमर उजाला को फ़ोन करता है, अमर उजाला कहता है मैं इसके 25 लाख रुपए आपको दूंगा और उसको बेच देता है। यानी वो किसी से बंधा हुआ नहीं रहता। पत्रकार वो होता है, लेकिन वो किसी को भी अपने समाचार को लॉन्च कर सकता है, किसी को भी वो दे सकता है, भारी भरकम रकम प्राप्त कर सकता है। ये वैसे खुला होता है, ये काम करे या नहीं करे, ये ड्यूटी जाए या नहीं जाए, क्योंकि ये फ्रीलांसर है। जब इसकी इच्छा हुई, और ये सामान्य चीज़ों को कवरेज नहीं करता, ये कभी ना कभी कोई विशेष घटना को लेके आता है और बाहरी मुनाफा कमाता है। इसको कहते हैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट, यानी स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, आप स्वतंत्रता का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर वो किसी भी अखबार, किसी भी प्रिंट मीडिया, जरूरी नहीं है वो किसी अखबार को बेचे, वो इंडिया टुडे को बेच दे जो कि साप्ताहिक है,
वो टाइम्स मैगजीन को बेच दे, वो फोर्ब्स मैगजीन के लिए काम करे, वो किसी प्रिंट मीडिया की बजाय किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अपने समाचार या अपना पैकेज दे सकता है। अस्तु पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ओके सर। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है, इसके बारे में बातचीत कर रहा है चौथा प्रश्न। अंशकालिक पत्रकार होता है एक स्ट्रिंगर होता है। मैंने पहले भी कहा, ये किसी खास मौके पर ही किसी चीज़ को कवरेज करने के लिए इसको बुलाया जाता है किसी खास मौके पर। बाकी ये चाहे दूसरा काम करता हो, मान लीजिए कोई लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा हो और मेरे को कहें कि आपको बात करनी है, गुलजार से बात करनी है, आपको विक्रम सेठ से आपको बातचीत करनी है, अशोक वाजपेयी से, तो एक निश्चित वेतनमान लेकर के मैं किसी भी अखबार जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई भी मीडिया समूह जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं उसके लिए जाऊं, तो अंशकालिक या पत्रकार दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंगर, इस एक निश्चित वेतनमान लेकर काम करता है, एक निश्चित वेतनमान लेकर काम करता है किसी भी मीडिया समूह के लिए अथवा किसी भी अखबार के लिए। अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर इसलिए कहा जाता है, वो मौके विशेष पर जाता है, राइट। विशेष प्रकार के ऑपरेशन पर भी इसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, समाचार को, यहां पर एक अल्फाज है समाचार को। मैं समझता हूं कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होगा। आपको लिखना है, समाचार को प्रभावी बनाने के लिए एक पत्रकार गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग कर देता है अपने समाचार को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे अपन ने पीत पत्रकारिता पढ़ी, येलो जर्नलिज्म, ये उसी की तरह है कि समाचार को प्रभावी बनाने के लिए एक पत्रकार गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग कर देता है, जिसे पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है जॉर्गन्स, जिसे पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है जॉर्गन्स। ठीक है, इसको आप काट लेंगे। जिसे पत्रकारिता की भाषा में क्या कहा जाता है, जॉर्गन्स। अब आप इस बात को समझिएगा। कई बार आपने अखबार में पढ़ा, चुनावों के समय जिसके परिवार में कोई 10 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां पहले कोई राजा रहे होंगे, छोटे मोटे राजा रहे होंगे, उस परिवार की कोई वर्तमान लोकतंत्र में उस परिवार की कोई लड़की, बहू, माता चुनाव में खड़ी होती है, तो अखबार वाले कहते हैं महारानी किस्मत आजमाएगी, महारानी ने रणनीति बनाई, महाराजा करेंगे खेल। ये उन पर केस किया जा सकता है क्योंकि ये गैर जरूरी विशेषण हैं। लोकतंत्र में इन विशेषणों को वर्जित रखा गया है। और जब कोई भी पत्रकार ऐसा अगर करता है तो पत्रकारिता की भाषा में इन्हें जॉर्गन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉर्गन्स कहा जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा आयरन लेडी, जिससे उठकर पानी नहीं पिया जाता, उसको भी पत्रकार आयरन लेडी कहते हैं। आयरन लेडी मार्गरेट थ्रेचर को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी। 56 देशों पर जिसका राज था, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था और खाना खुद ही बनाती थी, ऐसी लेडी को आयरन लेडी कहा गया है। ये इनसे उठ के पानी नहीं पिया जाता आजकल की, जिनको आप आयरन लेडी कहते हैं। आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है। 562 राजाओं को एलबीडब्ल्यू आउट करके और एक अखंड भारत का निर्माण किया। राजाओं को, उन राजाओं को जिनके पास सेना थी। जूनागढ़ की रियासत बहुत बड़ी थी, हैदराबाद का निजाम देख लीजिए, जोधपुर की रियासत देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। सरदार पटेल कहने लगा हाँ, हम आपको मिलाएंगे पाकिस्तान में, आप एक बार बात करने के लिए आ जाइए। और कहा कमांडर, यार कमांडो ने पिस्टल ताड़ी और साइन कर दिए इन राजाओं ने। तो उस व्यक्ति को आयरन मैन कहा जाता है। और मैं एक खास बात आपको बता रहा हूँ कि 1935 के अधिनियम का विरोध कर रहे थे और
तकरीबन 35 दोषियों को बचा भी रहे थे। सरदार पटेल पैरवी कर रहे थे, पेशे से बैरिस्टर थे। ये सरदार तो उपाधि है बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली की महिलाओं ने किसान आंदोलन में सरदार कहा था। सरदार का मतलब है नेता, लीडर। वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुर्जर परिवार में गुजरात में हुआ था। 1935 के अधिनियम का विरोध कर रहे थे और जज अंग्रेज था, क्योंकि उस जमाने में तो जज अंग्रेज थे, उनका राज था। पैरवी कर रहा भारत का बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक अर्जेंट तार आया, टेलीग्राम। अर्जेंट तार को बताना जरूरी है। सिपाही ने वो दिया जज साहब ने पढ़ा। जज साहब ने अपने अर्दली को दिया। अर्दली का मतलब होता है सहायक। पैरवी कर रहे थे सरदार पटेल के पास, वो तार पहुंचा और तार को अपनी ओवरकोट की जेब में डाल के फिर से पैरवी करने लगे। जज के पसीने आ गए, जज गिर गया, अंग्रेज जज गिर गया, पसीने आ गए, पानी के छींटे मारे गए लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा। जज को होश आया तो पूछा गया क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, इस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु का तार था। ये सरदार पटेल की पत्नी की मृत्यु का तार था, जिसे उसने ओवरकोट की जेब में डालकर फिर भी भारत के हितों की पैरवी कर रहा है। ये संसार का आयरन मैन है। ये संसार का क्या है? आयरन मैन है। इसलिए सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। ये आजकल के गोबर अपने आप को आयरन मैन कहते डोलते हैं। परिवार में इनकी बात नहीं मानता। उसने 562 राजाओं को LBW आउट करा दिया। पत्नी की मृत्यु का तार था, फिर भी देश के हितों की पैरवी करते रहे। और आजकल के लड़कों की पत्नी का नाखून भी कट जाए ना तो एक क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। ये आयरन मैन है, जिसे पत्रकारिता की भाषा में जॉर्गन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉर्गन्स कहा जाता है। किसी समाचार को प्रभावी बनाने के लिए एक पत्रकार, ये गैर जिम्मेदाराना कदम होता है उसका, गैर जरूरी एडजेक्टिव, गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग कर देता है, जिसे पत्रकारिता की भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जॉर्गन्स कहा जाता है। राइट नाउ, राइट सर। प्रिय साथियों, हाँ सर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जिनके एग्जाम जल्दी है दिसंबर तक, मे बी जहां तक मैं समझता हूं, उनके लिए हमारा हिंदी का जो ऐप है 4 महीने की वैलिडिटी, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, कोर्स पूरा होगा, उसका टाइमिंग कम है, महज 1400 रुपये में आपको अवेलेबल है। राइट, यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए। ये केवल यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए। ठीक इसी प्रकार एमपी वर्ग 2 के लिए टीजीटी का जो कोर्स है 1400 रुपये 4 मंथ की वैलिडिटी है। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरी साल भर की वैलिडिटी लेना चाहते हैं, तो आप इसमें तकरीबन 1000 रुपये और जमा कराकर इसको 1 साल की अवधि के लिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए भी इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट नाउ, अधिक जानकारी के लिए आप अपने यार दोस्त मित्रों से कहिएगा कि वो डॉक्टर साहिल क्लासेस नामक ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 9214964437 दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे बातचीत की जाएगी फॉर एनी क्वेरीज। ओके दोस्तों, ओके सर। नेक्स्ट, और छठा प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार है। 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी का मध्य का मतलब है 1850 के आसपास, 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में एक गृह युद्ध हुआ था। अमेरिका में एक गृह युद्ध दैट इज कॉल्ड सिविल वार। गृह युद्ध को सिविल वार कहा जाता है। जब किसी देश के अंदर युद्ध होता है, मान लीजिए भारत में आपस में लोग लड़ने लग जाएं, तो उसे हम सिविल वार कहते हैं। पाकिस्तान में कई बार सिविल वार हुआ है। ऐसा अमेरिका में भी 19वीं सदी के मध्य, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ आर्थिक मंदी भी आई थी और गृह युद्ध हो गया था। 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध हुआ। वह, यहाँ पर आप वह का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे रजिस्टर में वह संचार सेवाएं, कहाँ की? अमेरिका की। संचार अनुभव की साझेदारी है। संचार ही सब कुछ है। यकीनन आप संचार की वजह से ही ये सारी चीजें कर पा रहे हैं।
इस समय अगर आपका नेट नहीं पकड़ता हो मोबाइल, तो आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आपको पढ़ना हो सकता है आपको परमिशन लेटर निकालना हो सकता है आपको बैलेंस चेक करना हो। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, वह वहाँ की संचार सेवाएं इरेगुलर हो गई, अनियमित हो गई, इरेगुलर हो गई, अनियमित हो गई। तब समाचारों की कौन सी शैली, तब समाचारों की कौन सी शैली विकसित हुई? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तब विकसित हुई उल्टा पिरामिड। लय पूरा आएगा उल्टा में। तब कौन सी शैली विकसित हुई? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में मैंने पूर्व की क्लासों में आपको काफ़ी समझाया, बयान दिया, इस बारे में मैंने व्याख्या की है कि मुख्य समाचार को पहले बता देना। क्यों? पता नहीं कब लाइट कट जाए, पता नहीं कब टेलीफोन के लोग जो सिविल वार कर रहे हैं वो टेलीफोन की लाइन काट दें, इसलिए ज़रूरी समाचार को पहले बताया जाता था, इम्पोर्टेंट समाचार को पहले बताया जाता था। और इससे शुरू हुई उल्टा पिरामिड, क्योंकि पिरामिड का जो बेस है वो इम्पोर्टेंट होता है, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गौण होता है, लेकिन अगर पिरामिड को उल्टा कर दिया जाए तो नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है, उल्टा पिरामिड। जैसे ये सुल्टा पिरामिड है, ये सुल्टा पिरामिड है, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड उल्टा पिरामिड, यानी मुख्य समाचार पहले बता दिए जाएं, उसके बाद समाचारों को घटते हुए महत्व में बताया जाए। सर समझे नहीं? अगर आपकी बैटरी मोबाइल की 1% चार्ज है, इसलिए आपने जल्दी से मुख्य समाचार बताया, लेकिन मोबाइल बंद नहीं हुआ। अब धीरे धीरे आप उसके बाद का समाचार बताते जा रहे हैं और धीरे धीरे लास्ट में मोबाइल बंद हुआ, इसलिए मुख्य पहले, राइट। अर्थात घटते हुए महत्व क्रम में जब समाचार लिखे जाते हैं, यानी घटते हुए महत्व क्रम का मतलब है सबसे बड़ा जो महत्व है उसको ऊपर बताइए, फिर नीचे कम 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 और कम होता चला जाता है। अस्तु, घटते हुए महत्व क्रम में जब समाचार लिखे जाते हैं तो इसको कहा गया उल्टा पिरामिड, क्योंकि मिस्र में पिरामिड होते हैं और उसी आधार पर इसे उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। यानी उल्टा पिरामिड शैली का विकास क्यों हुआ, उसके पीछे कारण है अमेरिका में गृह युद्ध, संचार सेवाएं अनियमित या ठप हो जाने की वजह से अमेरिका में उल्टा पिरामिड शैली का आविष्कार या परिष्कार हुआ। और इस तरह आज भी ये शैली बहुतायत से समाचार पत्रों में काम में ली जाती है। राइट नाउ, राइट सर, इस पर पहले भी मैं बयान दे चुका हूँ। 7वां और बेहतरीन प्रश्न, पत्रकारिता में एक सृजनात्मक का तात्पर्य मौलिक लेखन। आप एक अखबार में भी ऐसा काम कर सकते हैं जैसा कि आप काव्य लेखन में करते हैं। आप एक अखबार में भी ऐसा काम कर सकते हैं जैसा कि आप गद्य लेखन में करते हैं। सृजनात्मक, क्रिएटिव। पत्रकारिता में एक सृजनात्मक और सुव्यवस्थित एवं आत्मनिष्ठ लेखन। आत्मनिष्ठ लेखन का मतलब है जिसमें आपकी रुचि है। मान लीजिए समाचार लिखने में आपकी रुचि नहीं है, कवरेज करने में आपकी रुचि नहीं है, अपराध पत्रकारिता को कवरेज करने में आपकी रुचि नहीं है, बार बार किसी नेता के माइक लगाने में आपकी रुचि नहीं है, जबकि आपकी पत्रकारिता में रुचि है, तो आप क्या करें? पत्रकारिता में ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं जहां पर आप कुछ नई चीज़ लिख सकते हैं। जैसे फीचर आपको टेबल पे बैठ के लिखनी है। सर ये फीचर्स क्या होती है? जैसे किसी अभिनेता के बारे में एक 400 शब्द लिखना, 400 से लेकर 1000 तक के शब्दों का 800 तक का अच्छा माना जाता है, फीचर लेखन कहते हैं उसको। जैसे आपने एक फीचर लिखा, हातिम ताई व्यक्तित्व है सलमान खान, तो उसका पिक्चर भी होगा, कुछ ग्राफिक्स और उसके बारे में। जैसे आपने लिखा मादाम हीरोइन रेखा, जो बूढ़ी नहीं होती, तो ऐसे मादाम हीरोइन रेखा। या फिर 20वीं सदी का फिल्मिस्तान का महानायक अमिताभ बच्चन, तो वहाँ ये लिखने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए, ये बिल्कुल क्रिएटिव होगा। इसको हम फीचर लेखन कहते हैं। इसके लिए आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पत्रकार की तरह आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप समझें,
पत्रकारिता में एक सृजनात्मक और सुव्यवस्थित लेखन भी होता है। पत्रकारिता में एक सृजनात्मक या सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन भी होता है, जबकि समाचारों में आप आत्मनिष्ठ नहीं रह सकते। समाचार तो जैसा वैसा ही, आपको उसमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, आप उसमें आत्मनिष्ठ नहीं हो सकते। आत्मनिष्ठ लेखन भी होता है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड फीचर। पिक्चर नहीं, फीचर्स अलग ही मैटर है। ये बहुत प्यारा शब्द है फीचर। पिक्चर अलग है और फीचर अलग है। जैसे आप किसी लड़के या लड़की के बारे में उसके नाक नक्श के बारे में बताते तो फीचर्स, राइट। इसको क्या कहा जाता है? फीचर्स। अब ये अखबार के कौन से पन्ने में छपता है? रोज छपता है, पर आपको पता नहीं होता कि ये फीचर है क्या। आपके लिए तो सब गुड़सतरा शेर होता है। उसे क्या कहा जाता है? फीचर। जैसे मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको। जैसे एक मादाम हीरोइन रेखा, मैंने ये लिखा था, एक मादाम हीरोइन रेखा। मैंने सन 2001 में ये फीचर लिखा था, मादाम हीरोइन रेखा। एक हातिमताई व्यक्तित्व है राज कपूर। एक हातिमताई व्यक्तित्व है कौन? राज कपूर, जो कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। ये मैं टाइटल बता रहा हूँ, इस पर मैंने 800 शब्दों में लिखा, राइट नाउ। ऐसे एक हातिमताई व्यक्तित्व है राज कपूर। इस प्रकार का अगर आप लिखते हो तो उसे फीचर कहा जाता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अखबार में रोजाना फीचर छपते हैं, पर आपको पता नहीं होता। जैसे जयप्रकाश चौकसे ने खूब लिखे हैं फीचर्स। किसने? जयप्रकाश चौकसे, फिल्मी पत्रकार है और वो फीचर्स ही ज़्यादा लिखता है। एक सप्ताह में उसका एक फीचर छपता है। एक फीचर्स का वो 1 लाख रुपए लेता है। महीने के 4 फीचर लिखता है, 4 लाख रुपए लेता है। ये बात आपके कहूँ कि तो हजम नहीं होगी। ओके सर, आगे बढ़ता हूँ। मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, ये एक अखबार है, ये एक अखबार है, ठीक है। ये इसका बीच है। सर बीच का मतलब इधर 8 पृष्ठ आ गए और 8 पृष्ठ आ गए, ये 9वें से शुरू हुआ, तो ये मध्य भाग है। ये कौन सा भाग हो गया? 16 पेज का एक अखबार है, ये इसका मध्य भाग हो गया। ये वाला जो बीच का पेज है, इधर वाला, ये वाला जो है, इसमें कॉलम्स होते हैं, सभी में कॉलम्स होते हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं। इधर इसके 4 खाने कर दिए जाते हैं, 4 भाग, पहला, और ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर 4 बड़े राइटर लिखते हैं, उसको कहते हैं, इस पेज का नाम है एडिटोरियल पेज। इस पेज का नाम है एडिटोरियल पेज, अर्थात संपादकीय पृष्ठ, अर्थात संपादकीय पृष्ठ। बात को समझेंगे। यहाँ 4 लोग अपने कॉलम लिखते हैं। 4 कॉलम हो गए, 1, 2, 3 और 4। एडिटोरियल पेज की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 4 लोग होते हैं, ये बड़े नामचीन और मशहूर लेखक होते हैं पत्रकारिता की दुनिया में। 4 लोग होते हैं, जरूरी नहीं ये पत्रकार हो, इनमें कोई साहित्यकार भी होता है, कोई वैज्ञानिक भी होता है। ये 5 लाख रुपए अपने एक आर्टिकल का लेता है। इसमें से एक बंदा, ये अभी आपको होश उड़ाने वाली बात है कि ये 4 लोग 5-5 लाख रुपए लेते हैं, 20 लाख रुपए लेते हैं ये 4 लोग। यानी एक दिन का लेख इनका 5 लाख रुपए का एक व्यक्ति का होता है। इस पेज का नाम है एडिटोरियल पेज। जैसे मैं बात करूं दक्षिण एशियाई राजनीति और भारत, दक्षिण एशियाई राजनीति और भारत, डॉक्टर भरत झुंझुनू वाला। जैसे कोई नई समस्या पैदा हुई तो उसके बारे में लिखता है नवनीत गुजर। आजकल इंदौर में बैठते हैं, कौन? नवनीत गुजर, या हो सकता है भोपाल हो इस समय, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। 5 लाख रुपए एक लेता है एक आर्टिकल के। इधर इसके सामने वाला जो पेज होता है, ये वाला पेज जो होता है, इसको कहते हैं ऑप-एड पेज। ऑप-एड पेज, सामने वाला पेज। बात को समझिए, दैट इज कॉल्ड एडिटोरियल पेज एंड दैट इज कॉल्ड ऑप-एड पेज। ऑप-एड पेज में छपते हैं क्या? फीचर्स।
फीचर्स कौन से पेज में छपते हैं? तो इसका सही उत्तर है ओपेड पेज। कई लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे आप कि एक आर्टिकल का 5 लाख रुपए। ओ यस, जैसे प्रभु चावला इंडिया टुडे का मुख्य संपादक है। कौन? प्रभु चावला। वो दूसरे अखबार के लिए भी लिखता है, तो 5 लाख रुपए एक आर्टिकल के लेता है। राइट नाउ? राइट सर। ओके, आगे बढ़ो। यस, वही सवाल आएगा कि जो समझाया है, समाचार पत्रों के मध्य भाग का, समाचार पत्रों के मध्य भाग का पहला पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ नहीं है, मध्य भाग का पहला पृष्ठ, नहीं तो मुख्य पृष्ठ कह देते। किसी भी समाचार पत्रों के मध्य भाग का पहला पृष्ठ कहलाता है एडिटोरियल पेज। जैसा कि मैंने समझाया, संपादकीय पृष्ठ, दैट इज कॉल्ड एडिटोरियल पेज कहलाता है। मध्य का भाग क्या कहलाता है? एडिटोरियल पेज, अर्थात संपादकीय पृष्ठ। ठीक इसके आगे का देखते हैं। एडिटोरियल पेज यानी संपादकीय पृष्ठ के आगे का, एडिटोरियल पेज के सामने वाला पृष्ठ, ठीक सामने वाला पृष्ठ या संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ओपेड पेज। प्रिय साथियों, उसे क्या कहते हैं? ओपेड पेज। और इसी में छपते हैं क्या? फीचर्स इसी में छपते हैं। ओके ओके। 10वां प्रश्न आपको अब याद हो गया, मैंने समझा दिया। तो फीचर्स अखबार के कौन से पेज में छपता है? जैसे आपको मैंने पढ़ाया कि कार्टून जो है, कार्टून कोना अखबार के बाईं तरफ होता है। पेज के किस तरफ होता है? मुख्य पृष्ठ के बाईं तरफ। फीचर्स अखबार के कौन से पेज में छपता है? तो इसका उत्तर है ओपेड पेज। कौन से पेज में छपता है? ओपेड पेज में। ठीक है सर। बाकी जो पत्रकार होते हैं वो 30-40 हज़ार रुपये महीने के लेते हैं। मैं मुख्य पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, जो फीचर्स लिखते हैं, जो संपादकीय लिखते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो महीने के 4 ही लिखते हैं, महीने के 4। बाकी किसी दिन और कोई 4 लोग लिखते हैं। ठीक है। अब आप ये समझ रहे होंगे अखबार में इतना पैसा कहाँ से आता है? अखबार का एक पृष्ठ का जो ऐड होता है वो 40 लाख रुपए का होता है, एक दिन का, एक साइड का। अब आपको एक बात पर और आश्चर्य होगा कि अखबार का जो मुख्य पृष्ठ है सामने वाला, वो कम महंगा होता है और लास्ट वाले पेज पर जो ऐड होता है ना, वो ज़्यादा महंगा होता है। सर, लास्ट वाले पेज पर जो विज्ञापन है वो महंगा कैसे होगा? पहले पेज में सबको जल्दी रहती है, आगे के पढ़ें, आगे के पढ़ें, आगे के, और लास्ट में अखबार को औंधा मार के फिर चाय पीते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। वाघ बकरी चाय आपकी ताजगी बढ़ाइए, ये आप उसी में पढ़ते हैं, इसलिए वो 20% ज़्यादा महंगा होता है। कौन सा? लास्ट पेज है वो 20%। जापानी तेल वगैरह उसमें आप पढ़ते हो, और वाघ बकरी चाय जिंदगी को ताजगी से भर दे, ये सब उसी में आप पढ़ते हैं। ठीक है। प्रिय साथियों, सूचना ही ज्ञान है। सूचना ही क्या है? ज्ञान है। अगर आगे कहे कि आगे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई कहे कि आगे शेर है, तो जीवन बच गया ना? सूचना ही तो मिली है ना आपको। यस सर। ट्रेन इतनी देर पहले आएगी या लेट आएगी, ये भी तो सूचना है। जी सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी एक बहुत ही बड़ी भर्ती प्रायोजित करने जा रहा है, फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी के लिए। फर्स्ट ग्रेड का यहाँ तात्पर्य पीजीटी के लिए। उसमें तकरीबन 10,000 पदों को विज्ञापित किया जा रहा है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो समय रहते आप सन्नद्ध हो जाएं, सावधान हो जाएं, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी रणनीति बनाएं। सवाल ये है लेकिन सड़ा हुआ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कम खा लें। इसलिए आप आधिकारिक विद्वानों से पढ़िएगा, और हमारे ऐप में बेहतरीन कोर्सेज हिंदी के लिए लॉन्च हमने कर रखा है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, नेट सेट, जेआरएफ, हिंदी, तमाम तकरीबन 30 कोर्सेज हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए दूरभाष नंबर 9214964437 पर आप संपर्क कीजिए। अपने शुभ चिंतकों,
चाहने वालों, यारों, दोस्तों सबको बताइएगा कि डॉक्टर साहिल सर से पढ़ें, वो ठीक से पढ़ें और अपने उत्तरदायित्व और अपने एजेंडे को ठीक से प्राप्त करें, अपना मैनिफेस्टो बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी तय करें और ठीक से पढ़ें। तो प्रिय साथियों, इसके लिए आप मेरा ऐप डॉक्टर साहिल क्लासेज आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आप हिंदी का कोर्स लें, क्योंकि ये भर्ती अभी रनवे पर है, चल रही है। अधिक जानकारी के लिए 9214964437 पर आप बातचीत कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करने की कृपा करें। ओके प्रिय साथियों, 11वां और बेहतरीन प्रश्न आपसे बातचीत के लिए आमादा है कि समाचार व फीचर, देखो दो बातें, समाचार अलग होता है, समाचार एक दूसरे दिन बासी हो जाता है, लेकिन फीचर कभी बासी नहीं होती, फीचर हमेशा फीचर रहती है। जैसे प्रेमचंद की कोई भी कहानी हो, आज भी कहानी और कल भी कहानी रहेगी। कामायनी कल भी कामायनी थी और आज भी कामायनी है ना। समाचार बासी हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। दूसरे दिन महिलाएं अपने बच्चे के पून पूछती हैं उसी अखबार से, उसका दूसरे दिन कोई महत्व नहीं होता है। समाचारों में बासीपन नहीं चलता है, वो जल्दी में लिखा गया इतिहास है। लेकिन फीचर्स हुई, किताब हुई, वो सदा चलती हैं। गीत हुए अच्छे, जैसे आज मेरे यार की शादी है, लगता है सारे संसार की शादी है, ये गाना हमेशा चलेगा। और दादाजी भी इस गाने पर नाचते हैं, जबकि शादी उसके पोते की है, फिर भी दादाजी इस गाने पर नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। यार थोड़ी उसका पोता है, फिर भी इन चीज़ों का महत्व होता है। समाचार का महत्व है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है। समाचार व फीचर, फीचर चूंकि एक आत्मनिष्ठ लेखन है, ये साहित्य है। फीचर एक आत्मनिष्ठ लेखन है। प्रिय साथियों, फीचर एक आत्मनिष्ठ लेखन है, ये सृजनात्मक एक लेखन है। कैसा लेखन है? एक सृजनात्मक लेखन है। समाचार व फीचर के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन में पूछा जाएगा और ये कथन सही है, क्योंकि समाचार दूसरे दिन बासी हो जाते हैं। समाचार दूसरे दिन, समाचारों में क्या आ जाता है? बासीपन। लेकिन फीचर जो है वो शाश्वत होते हैं, फीचर्स होते हैं वो शाश्वत होते हैं, और फीचर्स को साहित्य का दर्जा प्राप्त है। फीचर्स को क्या है? साहित्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि समाचारों को साहित्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस लेकिन आते दोनों अखबार में ही है, फिर भी दोनों में मौलिक और स्पष्ट अंतर है। समाचार और फीचर के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। ये कथन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ओके दोस्तों, ओके सर, आगे बढ़ो। यस सर। 12वां और बेहतरीन प्रश्न, एक अच्छे व रोचक, जो आपको रोमांचित कर दे, एक अच्छे व रोचक फीचर के लिए फोटो भी होनी चाहिए बीच में। मान लो मैंने राज कपूर के बीच में फ़ोटो लगा दी, उनके RK स्टूडियो का मैंने बीच में बैनर लगा दिया। एक अच्छे व रोचक फीचर्स के लिए फ़ोटो या फिर रेखांकन अर्थात ग्राफिक्स, रेखांकन का ग्राफिक्स का होना आवश्यक है। सिर्फ जब फोटो ही है तो ग्राफिक्स की क्या आवश्यकता है? कई बार आप प्रेमचंद के बारे में फीचर लिखते हैं तो प्रेमचंद के फोटो उपलब्ध नहीं थे पहले, तो ग्राफिक्स के जरिए ऐसे ग्राफिक्स आते थे ना, आड़े तिरछे एक फ़ोटो सी बनी हुई आती थी, इसलिए उसको हम ग्राफिक्स कहते थे। जिनके हमारे पास चित्र उपलब्ध नहीं हैं या कुछ कटे फटे चित्र उपलब्ध हैं, उनको जब फोटो नुमा बनाया जाता है तो यहाँ उनको हम ग्राफिक्स कहते हैं। एक अच्छे व रोचक फीचर्स के लिए फ़ोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का होना आवश्यक है। बिल्कुल ये कथन है और ये सही है, ये सही है। कोई एक ऐसा कथन होता है 4 में से जो कि सही नहीं होता है। जैसे एक कथन बना दिया जाए, समाचार व फीचर लेखन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ये कथन गलत हो गया। कि दोनों में कोई अंतर नहीं है तो ये कथन बिल्कुल ही गलत हो गया, जबकि छपते दोनों अखबार में हैं। एक ही परिवार में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, परिवार तो वही है, लेकिन एक अंतर क्या है? स्पष्ट होता है। जी सर, आगे बढ़ें। यस।
13वां प्रश्न आपसे बातचीत कर रहा है महत्वपूर्ण लेखक। महत्व में दोनों ही तय आते हैं, महत एंड त्वय। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं आधा और आधा तय मिलके एक नहीं हो सकते, लड़का और लड़का मिलके दंपत्ति नहीं हो सकते, इसलिए दोनों तय आएंगे, महत्व एंड पूर्ण। महत्व से पूर्ण, करण तत्पुरुष। महत्वपूर्ण लेखक, जैसे थोड़ी देर पहले मैं जिनका जिक्र कर रहा था, महत्वपूर्ण लेखक जो कि अपने खास रुझान, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना आप, महत्वपूर्ण लेखक जो अपने खास रुझान के लिए जाने जाते हैं। बात को समझेंगे। महत्वपूर्ण लेखक, आप कॉपी पेन लेके बैठे, महत्वपूर्ण लेखक जो कि अपने खास रुझान के लिए जाने जाते हैं, फिर यहाँ से फिर शुरू करना है, उन्हें कहा जाता है। महत्वपूर्ण लेखक जो अपने खास रुझान के लिए जाने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कॉलम राइटर, यानी स्तंभ लेखक। उन्हें क्या कहा जाता है? स्तंभ लेखक अर्थात कॉलम राइटर। प्रिय साथियों, उन्हें कहा जाता है कॉलम राइटर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बात करामात कौन लिखता था? ओम। यहाँ योजक चिन्ह बात करामात कौन लिखता था? ओम। अखबार का एक जिक्र कर रहा हूँ। और पर्दे के पीछे जयप्रकाश चौक से लिखा करता है। और त्वरित टिप्पणी, कौन सी टिप्पणी? त्वरित टिप्पणी, किसी मुद्दे पर, किसी नवीन मुद्दे पर त्वरित टिप्पणी लिखने के लिए जाने जाते हैं नवनीत गुर्जर, जो शायद इस समय भोपाल या इंदौर में रहते हैं। तो ये अपने खास रुझानों के लिए जाने जाते हैं। बात करामात ओम लिखता है, पर्दे के पीछे जयप्रकाश चौक से इस नाम से फीचर्स लिखता है। त्वरित टिप्पणी किसी नवीन घटना पर, जैसे चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर पहुंचना या कहीं पर कोई खास घटनाक्रम घटित होना, उनके बारे में जो त्वरित टिप्पणी के रूप में जाना जाता है मिस्टर नवनीत गुर्जर। ओके, पहले दैनिक भास्कर जयपुर राजस्थान में रहे हैं मिस्टर नवनीत। ओके सर। नेक्स्ट, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि इन्हीं को कोरिलेट कर रहा है, जो पढ़ा रहे हैं उसके हर एक एंगल पर मैं आपसे बातचीत करता हूँ, उसके हर एक एंगल पर मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा वाला, है ना, पुष्प की अभिलाषा वाला माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो प्रिय साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पत्रकारिता की, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है भोपाल, मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, ओके सर। नेक्स्ट, और बेहतरीन क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार, इससे मिलता जुलता, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, मैंने समझाया था आपको, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है वर्धा, महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है वर्धा, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 1937 में स्वयं महात्मा गांधी ने वर्धा में एक शैक्षिक सम्मेलन किया था। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी ने वर्धा, महाराष्ट्र में किया था 1937 में। और अभी लगभग 1992 के आसपास वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसके पहले वाइस चांसलर बनाए गए अशोक वाजपेयी। और इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है, बीच से ट्रेन भी गुजरती है, ऊपर से पुल बनाया हुआ है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र में है। और 1937 में यहाँ पर महात्मा गांधी ने पहला शैक्षिक सम्मेलन किया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जिसके प्रथम वीसी वाइस चांसलर रहे अशोक वाजपेयी, जो कि नई कविता के बेहतरीन कवि हैं। कौन? अशोक वाजपेयी नई कविता के बेहतरीन कवियों में शुमार हैं। ओके दोस्तों, ओके सर, आगे बढ़ूं? यस सर। प्रिय साथियों, सूचना
जीवन में सब कुछ है। अगर किसी राजकुमारी का स्वयंवर होता था तो वो भी एक सूचना थी। वो भी क्या थी? एक सूचना थी। आपकी कोई सगाई करने आए, ये भी एक सूचना है। हम भी एक सूचना आपको दे रहे हैं प्रिय साथियों। हाँ सर, मेरे द्वारा प्रकाशित आपके लिए उपयोगी, वैसे तो 8 किताबें आपके लिए उपयोगी, हिंदी साहित्य का प्रश्नात्मक इतिहास, सुबोध, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य, जिसमें इंक्लूड है पत्रकारिता व जनसंचार, ये तीनों किताबें आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9214964437 पर आप संपर्क करके मंगवा सकते हैं। ऑल इंडिया ये किताबें आपको भेजी जाएंगी। अगर जो विद्यार्थी आपके परिचित चाहने वाले अगर ऐप खरीदते हैं तो उसके साथ तीनों किताबें के लिए हमने एक ऑफर दिया हुआ है, वो ले सकते हैं। ओके दोस्तों। प्रिय साथियों, 16वां और बेहतरीन प्रश्न है, पत्रकारिता का पितामह तो वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लेकिन मैं आपसे खास बात करना चाहूंगा। प्रिय साथियों, हिंदी की तमाम गद्य विधाओं का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी की तमाम गद्य विधाओं का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसलिए उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वो पत्रकारिता के जनक नहीं है, क्योंकि जब वो पैदा हुए और जब उन्होंने सन 1868 में अपनी पहली पत्रिका निकाली कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पहली पत्रिका निकाली कवि वचन सुधा, तब तक हिंदी पत्रकारिता अपना पहला दौर पूरा कर चुकी थी। तब तक हिंदी पत्रकारिता अपना पहला दौर पूरा कर चुकी थी। सर समझे नहीं, क्योंकि हिंदी का पहला अखबार 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के नेतृत्व में निकला था कोलकाता से। उदंत मार्तंड कब निकला था? 1826 में। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा कब निकाली? 1868 में। तो यहाँ तक पत्रकारिता का एक दौर पूरा हो चुका था। हिंदी पत्रकारिता का एक दौर क्या हो चुका था? पूरा। यहाँ पर बात दूसरी है कि पत्रकारिता का पुरोधा पुरुष किसे कहा जाता है? जिन्होंने पत्रकारिता पर खूब पैसे खर्च किए, घर से पैसे खर्च किए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी और आज़ादी के बाद ये एक उद्योग बन गया, एक व्यवसाय बन गई पत्रकारिता। लेकिन राजस्थान के निवासी थे पंडित झाबरमल शर्मा, जिनका जन्म खेतड़ी तहसील के जसरापुर ग्राम में हुआ था। वो मध्य प्रदेश चले गए थे और वहाँ पर इसीलिए मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनाया गया। उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया इस मामले को लेकर के। इनके 2 बेटे भी मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे। तो यहाँ पर आप खास बात पर आएंगे कि पत्रकारिता का जो पुरोधा पुरुष है उसका नाम क्या है? पंडित झाबरमल शर्मा, जसरापुर झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले थे। जसरापुर झुंझुनू राजस्थान के रहने, इन्हें पत्रकारिता का पुरोधा पुरुष कहा जाता है। ओके सर। 18वां प्रश्न, स्तंभ लेखकों को यानी कॉलम राइटर्स एडिटोरियल पेज पर जो लिखते हैं या फिर जो फीचर्स लिखते हैं, स्तंभ लेखकों को किसी अखबार के द्वारा, स्तंभ लेखकों को कॉलम राइटर्स को किसी अखबार के द्वारा दिया जाता है भारी भरकम वेतनमान। भारी भरकम वेतनमान दिया जाता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर भरत झुंझुनूवाला है, आर्थिक पत्रकार है, और जैसे एक गुहा है, गुहा पत्रकार का सरनेम है गुहा, ये भी बड़े वैश्विक पत्रकार हैं। नवनीत गुजर है, भरत झुंझुनूवाला है, राजदीप सरदेसाई है, प्रभु चावला है और पुण्य प्रसून जोशी हैं। इनको एक भारी भरकम वेतनमान दिया जाता है। अनेक अखबार इनसे संपर्क करते हैं कि ये हमारे अखबार में आ जाएं। तो कॉलम राइटर्स को एक भारी भरकम वेतनमान दिया जाता है किसी भी अखबार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 10 लाख संगीने, संगीन का मतलब होता है छोटी तलवार, वो तलवार जो बंदूक के आगे होती है।
सर बंदूक के आगे तलवार क्यों होती है? वो इसलिए होती है छोटी सी कि जब गोलियां ख़त्म हो जाएं तो दुश्मन इधर आएगा और दुश्मन से इस तरह से वार किया जाए। तो मान लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, जो कि फ्रांसीसी सेना नायक है, कि 10 लाख लोग मुझे घेर लें, संगीनों के साए में चारों तरफ से घेर लें, जैसे आपने फिल्मों में देखा, तो भी मुझ में वो डर पैदा नहीं होता जैसा डर 3 छोटे अखबार मुझ में पैदा कर देते हैं। तो आप अखबार का महत्व समझिए, समाचारों का आप महत्व समझिए कि 10 लाख संगीने यानी बंदूक की नोक को संगीन कहा गया है यहाँ पे, 10 लाख संगीने मेरे भीतर। जबकि फारसी में संग जो है पत्थर को कहा जाता है। फारसी में संग किसको कहा जाता है? पत्थर को। पाकिस्तान में जो संगमारी की सज़ा दी जाती है, पाकिस्तान में जो संगमारी की सज़ा यानी पत्थर मार के किसी को मारना संगमारी कहते हैं। अगर पत्थर चिकना है तो उसको संगमरमर कहते हैं, ठीक है। 10 लाख संगीने भी मेरे भीतर वो खौफ पैदा नहीं करती, 10 लाख संगीने भी मेरे भीतर वो खौफ पैदा नहीं करती जो कि 3 छोटे अखबार कर देते हैं। कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि एक फ्रांसीसी सेना नायक हैं। ओके दोस्तों, ओके सर। 20वां और बेहतरीन प्रश्न है, अखबार में निर्धारित जगह से संबंधित रिपोर्टर यानी संवाददाता, अखबार में निर्धारित जगह, मान लीजिए आप पत्रकार हैं तो आपको विधानसभा का बीट कवरेज करने के लिए दिया तो आप वहीं रहेंगे, किसी को लाल कोठी दिया गया तो आप वहीं रहेंगे, किसी को बुलंदशहर का विधानसभा क्षेत्र तो आप वहीं रहेंगे, यानी निर्धारित जगह। अखबार में निर्धारित जगह से आप कई बार ये समझते हो कि ये रिपोर्टर कैसे पहुंच जाते हैं, पत्रकार, उन पत्रकारों का एरिया होता है कि वो वहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा। किसी भी अखबार में निर्धारित जगह का मतलब स्थान से संबंधित रिपोर्टर या संवाददाता होता है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड बीट रिपोर्टर। अगर वो गलती से छुट्टी चला जाए और कोई घटना घट जाए या वो गलती से सो जाए तो अखबार का मालिक और अखबार का मुख्य संपादक उसे नौकरी से हटा देते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई और तुम वहाँ नहीं थे और दूसरे अखबार में वो बात आ गई, हमारे समाचार में वो खबर नहीं छपी, इसलिए बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट ले लेते हैं। इसलिए अखबार में निर्धारित जगह यानी स्थान से संबंधित रिपोर्टर या संवाददाता होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है बीट रिपोर्टर। यथा फॉर एग्जाम्पल लाल कोठी स्थान का रिपोर्टर बीट संवाददाता, चांदपोल स्थान का विश्वविद्यालय का बीट रिपोर्टर। इसलिए निर्धारित स्थान से संबंधित जो रिपोर्टर होता है उसे हम बीट रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो आज ये क्लास हुई, आगे की क्लास में फिर हम मिलते हैं पत्रकारिता के संदर्भ को उजागर करते हुए। जय हिंद, जय भारत।